नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है, बहुत जल्द जेटेट परीक्षा होगी। तो जेटेट परीक्षा को देखते हुए यहां पर आप सभी के लिए जो भी यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब से अभी तक नहीं देख पाए हैं और बाजारू किताब से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अगर एग्ज़ाम में 2 दिन 4 दिन बचा हुआ है तो यहाँ पर जेसीईआरटी की जैक का 6 to 11 तक का पूरा नोट्स और पीडीएफ बना हुआ है। ज़्यादा करके आपको 6 to 10 तक का सभी नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ में उसका वीडियो और साथ में उसकी सारी क्लासेज भी आपको दी जा रही है। अगर 1 से 5 के शिक्षक हैं तो उसके लिए 500, 6 से 8 के शिक्षक हैं तो उनके लिए भी 500, और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, और ओनली फॉर यहाँ पर जैक की किताब जेसीईआरटी 6 to 10 से करवाया जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम में 101% प्रश्न आने की गारंटी भी रहेगी। ठीक है, तो बाजारों किताब अगर आप ले भी लिए हैं या कहीं अन्य चैनल से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 501 रुपये में जोड़ करके कम समय में ज़्यादा अगर अंक भिड़ाना है तो आप यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। अभी मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत कर दी गई है हमारे यहाँ से। जो भी शिक्षक इसमें चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें तो 1 से 5 के अभी यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। तो 20 टेस्ट सीरीज में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत होती है 10 रुपये, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी उस टेस्ट सीरीज के लिए अगर 20 के लिए आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर देना पड़ता है, देखिए 150 रुपये, जिसमें आपको यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है और आपको यहाँ पर प्राइज भी दिए जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट करेंगे उनको 50 रुपये का प्राइज है, सेकेंड कैंडिडेट को 20 रुपये का प्राइज है और थर्ड कैंडिडेट को 10 रुपये का प्राइज है। तो प्रत्येक टेस्ट में 3 प्राइज आपको दिए जाएंगे। आप इसमें अपना परचम लहरा सकते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो 150 रुपये में यहाँ पर आप 20 टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। तो आप अभी जुड़ जाइएगा जैक और जेसीईआरटी की किताब से पढ़ने के लिए। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। में त्रिनेत्र है, पंचमुहान है, रात दिन है, लंबोदर है। ठीक है, तो त्रिनेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर 3 नेत्र का समा है तो ये भी संख्यावाचक है, लेकिन यह द्विगु समास नहीं है क्योंकि त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समाहार होता है। इसका विशेष अर्थ निकलता है, तो जिसका विशेष अर्थ निकलता है अगर वह संख्यावाचक होगा भी तो वह बहुव्रीहि में जाएगा। वह किस में जाएगा? बहुव्रीहि में जाएगा, इसलिए त्रिनेत्र बहुव्रीहि में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पंचमुहान। तो पंचमुहान मतलब 5 मुहानों का समाहार, जहाँ से 5 को मुहान जाता है। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है और संख्यावाचक भी, इसलिए यह द्विगु समास है। रात दिन में रात दिन एक दूसरे का अपोजिट है, बीच में योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास है। लंबोदर, लंबा उदर जिसका विशेष अर्थ निकल रहा है, लंबा उदर जिसका गणेश भगवान के सेंस में, तो ये लंबोदर है, तो इसका विशेष अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि समास है। यानी इसमें द्विगु समास कौन हुआ? तो पंचमुहान द्विगु समास हो गया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर सर्वनाम का वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिएगा। इसके भेद को नाम याद रखने का ट्रिक है, पुनी, पुनी, अपनी, संबंध बताओ। पुनी अपनी संबंध बताओ। पु से पुरुषवाचक सर्वनाम, नी से निश्चयवाचक सर्वनाम, अ से निश्चयवाचक सर्वनाम और प से पुरुषवाचक सर्वनाम, नी से निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम। 6 गो होता है। ठीक है, आकाश पताल के बीच लगने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं? आकाश और पताल के बीच में लगने वाला चिन्ह जो है वो चिन्ह का क्या नाम है? प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इस तरह का जो चिन्ह रहता है इसको हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार के चिन्ह को योजक चिन्ह। तो आकाश पताल के बीच में योजक चिन्ह लगता है, ये आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला देखें। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? यशस्वी, युधिष्ठिर, सत्याग्रही, अश्वरोही। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर। क्या होता है? युधिष्ठिर। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? डिबिया में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। या, आ, या, कोई नहीं। ठीक है, तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? तो डिब्बा होता है। इसमें देखिए इसमें इस तरह से लगा हुआ है तो इसलिए ईया प्रत्यय लीजिएगा। क्या लीजिएगा? ईया प्रत्यय। तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? ईया प्रत्यय है। क्लियर? चलिए अगला बोलिएगा। करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है उसको चुनना है आपको। स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टैंडेंट, नन ऑफ दिस। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपका स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल
रमेश रीड्स आवर, ठीक है, ए एंड द या नन ऑफ दिस। देखिए इसमें आर्टिकल जो होता है यहाँ पर जैसे आप देखिएगा HOUR, तो अगर इसको हम देखें कि किसी भी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर हो, अगर वो आपका कॉन्सोनेंट हो तो उसके अनुसार यहाँ पर देखिएगा लगेगा ए। लेकिन अगर उच्चारण से आप देखते हैं तो इसका उच्चारण होता है आवर, न कि हावर, ठीक है। तो आवर होता है, तो इसको हम देखते हैं आवर वाले को क्या होता है। तो आवर वाले का यहाँ पर होता है एन, क्या होता है एन। तो इसका उच्चारण एन होता है, क्योंकि जब भी हम आर्टिकल लेते हैं तो उसके उच्चारण के आधार पर आर्टिकल लगते हैं, उच्चारण वॉवेल साउंड ना कि उसके कॉन्सोनेंट और वॉवेल लेटर को देख करके, इस पर नहीं करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो आवर के पहले क्या लगेगा, आवर के पहले एन लगेगा। क्या लगेगा, आवर के पहले एन लगेगा, क्योंकि वॉवेल उच्चारण हो रहा है। अब वॉवेल के पहले एन लगाते हैं। राइट द अपोजिट वर्ड, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ कम। कम का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। गो होगा, प्ले होगा, राइट होगा या रीड होगा। क्या होगा, गो का अपोजिट, ठीक है। तो देखिए गो का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो गो यहाँ पर कम का अपोजिट जो है आपका गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा कम का अपोजिट। कम मतलब यहाँ पर आना, तो गो का मतलब जाना, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अगला है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना है आपको बताना है, ठीक है। 9,999, यहाँ पर 10,000, 10,999 या 11,999, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप जब देखते हैं तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या अगर कभी भी बोल दिया जाए तो 4 को 9 हम लिखेंगे, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या बोला जाए तो 1 दे करके 3 को 0 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। ये क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 9, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी 10,999 होगा। 10,999 किस में दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मान निकालिए। क्या पूछ रहा है आपसे कि मान निकालिए, तो -2 × -3 × -1 × -5 का वैल्यू कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। -15 होगा, 30 होगा, -30 होगा या -15 होगा, क्या होगा क्लियर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले देखिए अगर माइनस प्लस के लिए हो तो सबसे पहले माइनस को गिनिए, कै गो माइनस दिया है, तो 1 2 3 4। अगर माइनस सम संख्या में हो, माइनस सम संख्या में हो तो उसका चिन्ह प्लस हो गया, सबसे पहले याद रखिए, ठीक है। अब अंक को गुना कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 पचे 30, यानी +30 आंसर आ रहा है। +30 किस में, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 9 + 6 भागे 5 + 4 का मान कितना होगा, 6 कितना होगा, 6 7 8 या 5, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। 9 और 6 को सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करते हैं, कोष्ठ का, तो 9 6 15, अब भागा कितना हो गया 5 और +4 हो गया। 15 में 5 से भागा देंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 3 और +4 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया 7, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 7 किस में है, बी में है, बी ही इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है 0.01 × 0.001 × 0.01 का मान कितना होगा आपको बताना। बहुत चौंकाने वाला प्रश्न रहता है, और देखिए इसमें किसी कन्फ्यूजन के चलते लोग नहीं बना पाते हैं, तो इसको बना लीजिएगा आप। ये कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें अभी आप दशमलव भुला जाइए कि दशमलव है भी, अभी आप भुला जाइए कि दशमलव नहीं है जब, तो ये 001 का मतलब 1 होगा, 001 का मतलब 1 होगा और 1, यानी गुणा करने पर कितना आएगा, 1 आएगा, क्लियर। अब देखिए दशमलव, इसमें कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक, इसमें कितने अंक, 3 अंक, और इसमें कितने 2 अंक, यानी टोटल दशमलव कितना अंक का हो गया, 2 3 5 और 2 7 अंक, ठीक है। तो अब आप देखिए गुना कर लिए ना, 1 आपको गुणनफल आया है और 7 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1 अंक पहले से ऑलरेडी हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, तो 6 को 0 ले लीजिएगा, कै गो 0 लीजिएगा, 6 को 0 लीजिएगा ना, और उसके बाद दशमलव बिठा दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को 0 और 1 दशमलव, 6 को 0 और 1 दशमलव किस में देख लीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 1, यही है डी ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 3 - 1/7 का मान कितना है, 3 - 1/7 का मान कितना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटाक से, जितना जल्दी हो सके आप बनाइएगा। 3 - 1/7 यानी 1 हो गया, 1 और 7 का सबसे पहले
एलसीएम लिए 7, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर हो गया 21 और 7 से 7 कट गया, 1 बचा, 21 माइनस 1 यानी कितना हो गया 20/7 हो गया। अब इसको आप कीजिएगा 20 से 7 में, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 20, 20/7। ये किस में 2.6/7 आपका ए में है, तो ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है डीजे के अत्यधिक उपयोग से कौन सा अधिक प्रदूषण होता है। डीजे जो अभी आप बाजा देखते हैं उसका अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या कोई नहीं। ठीक है, तो डीजे के अत्यधिक उपयोग से ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। भूकंप को मापा जाता है बोफोर्ड पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है, तो भूकंप की जो माप की जाती है वो आपको रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है ना, रिएक्टर पैमाने पर। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या आपको बताना है। क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस, कार्बाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो सीएनजी का संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चलिए, पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। CO गैस, CO2 गैस, O गैस या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जब भोजन बनाते हैं तो भोजन के रूप में यहाँ पर CO2 गैस को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये CO2 गैस को जब ग्रहण करेंगे तो CO2 गैस ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण समाप्त होगा। तो प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका, तो CO2 गैस का या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्रहण करते हैं। क्लियर। अगला, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए श्यामपट्ट जो है वो कौन सी सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। श्रव्य है, दृश्य है, दृश्य श्रव्य है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको समझिएगा। श्रव्य मतलब यहाँ पर श्रव्य मतलब सुनना, सुनने वाला साधन है, श्यामपट्ट सुनने वाला साधन है। दृश्य, दृश्य मतलब देखने वाला साधन है। दृश्य श्रव्य मतलब देखने और सुनने दोनों वाला साधन है श्यामपट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्रव्य मतलब जो सुनने वाले साधन होते हैं उसमें रेडियो हो जाता है, टेलीविज़न, टीवी, ये सब हो गया। और दृश्य मतलब देखने वाला, तो श्यामपट्ट पर कोई चीज़ लिख दिया जाता है तो उसको हम देखते हैं यानी दिखाते हैं श्यामपट्ट पर लिख कर किसी को, तो ये दृश्य साधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है आपको बताना है। ठीक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। देखिए खेल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खेल से क्या होता है, तो खेल में देखिए बहुत अधिक नियम कानून होते हैं और यह टीम वर्क होता है। तो यह टीम में क्या होता है, तो अपने टीम को सहयोग किया जाता है और उसमें शारीरिक संतुलन का विकास भी होता है। तो राइट आंसर डी होगा, खेल से ये सारे फायदे मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम कौन है, मीडिया, परिवार, विद्यालय या सरकार। तो देखिए सबसे पहले जो समाजीकरण होता है वो परिवार से होता है, इसलिए प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम परिवार है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो किसकी वकालत करता है, मुख्य धारा का, एकीकृत शिक्षा का, समावेशी शिक्षण का या पृथकीकरण का। ठीक है, तो देखिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। किसका वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। अगला है पाई है एक। पाई है एक, पाई क्या चीज़ है आपको बताना है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आभाज्य संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो देखिए पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो घुमक्कड़ शब्द में ड़ है, अड़ है, अक्कड़ है या सभी है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। देखिए घुमक्कड़ को तोड़िएगा तो घूम बनता है, घूमने को घूम कहते हैं, और उसमें अक्कड़ शब्द जोड़ा हुआ है, उसमें अक्कड़ शब्द जोड़ा हुआ है। तो प्लस के जो पहले लगता है उपसर्ग होता है, जो बाद लगता है वो प्रत्यय होता है। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, ये अक्कड़ हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए, एक मार्क का संबंध है, एक मार्क का संबंध किससे है, गुणवत्ता से,
पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। ठीक है, तो एक मार्क या होलो मार्क जो देखिएगा आपको पैकेट पे दिया रहता है, उसका संबंध उसकी गुणवत्ता से होता है। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।